प्रज्ञा प्रवाह परिवार निरंतर उत्कर्ष की ओर। मैं उत्कर्ष शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे समक्ष जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी अपने जीवन में अपने नाम के अनुरूप उत्कर्ष को प्राप्त किया है और इस रूप में इन्होंने हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसका अक्षरशः पालन किया है। संविधान के मूल कर्तव्य में लिखा है कि हम अपने गतिविधियों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र को भी उन्नयन उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाएं। तो इस रूप में उत्कर्ष त्रिपाठी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और सबसे पहले उत्कर्ष जी को संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च सेवा की भर्ती की, इसमें इन्होंने प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया है। उत्कर्ष जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उत्कर्ष जी, सबसे पहले ये जो संघ लोक सेवा आयोग की आपकी परीक्षा हुई है, इसमें आपको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और यह आपका कौन सा प्रयास था, इसके बारे में बताएं। सर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मुझको 336 रैंक प्राप्त हुई है जी, और ये मेरा तीसरा प्रयास था, थर्ड अटेम्प्ट जी। तो इसमें आपको कौन सा पद मिलने की संभावना है? सर, इसमें इनकम, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इनमें से कोई एक पद मिलने की उम्मीद है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिलेगा इसमें आपको। तो ये जो हमारी यात्रा रही है, इस यात्रा में उत्कर्ष जी का योगदान तो रहा ही है निश्चित रूप से, लेकिन इससे अधिक योगदान जो कहा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वह न केवल व्यक्तित्व के कारक होते हैं बल्कि व्यक्तित्व के निर्धारक ही होते हैं। तो ऐसे महनीय पिता श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से जो उत्कर्ष का सिविल सेवा में दिव्य प्रकाश है, यह इन्हीं का प्रकाश पुंज है। मैं आदरणीय प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आवेदन करता हूँ कृपया आएँ और अपने आशीर्वचनों से अपनी इस यात्रा के संदर्भ में अपनी बातों को बताएं। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि उत्कर्ष जी की जो सफलता है, इसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे वो पल याद आता है कि उत्कर्ष का मार्क इंटरव्यू था और मैं उसमें एक एक्सपर्ट के रूप में था और मैंने देखा कि ढेर सारे अभ्यर्थी वहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन एक ऐसा अभ्यर्थी है जिनके साथ में उनके पिताजी भी ऐसा लग रहा है कि मार्क इंटरव्यू देने आए हुए हैं और बिल्कुल उसी रूप में। तो मैं स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षित हुआ और प्रभावित भी हुआ। तो इसके लिए भैया श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से यह पारिवारिक सफलता है और एक पिता के लिए इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है। अभी मैं जब चर्चा कर रहा था भैया से, तो मैंने कहा भैया आपका एक पिता के रूप में क्या रोल रहा है, तो भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि पिता का जो रोल था सो रोल था हम फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के रूप में थे। तो हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है 16 वर्षों प्रांते पुत्रस्य मित्रवत आचरणीयम, मतलब 16 वर्ष के पश्चात पुत्र के साथ मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। और अभी हम इस प्रकार से उस व्यवहार के पुट में देख भी रहे थे। तो भैया आपसे आग्रह है कि आप कृपया किस रूप में उत्कर्ष की यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया, संक्षेप में बताएं, ताकि जो अन्य पिता हैं, जो और पुत्र हैं, वो इससे प्रेरणा ग्रहण करें। पिता अपने पिता के रोल को समझे और पुत्र अपने पुत्र के रोल को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझको यहाँ पर ये अवसर दिया जी, और जिस सम्मान आते रहे उसके लिए मैं निश्चित रूप से आभारी। मेरा कहना ये है कि एक पिता के रूप में तो व्यक्ति होता ही है जी, लेकिन हर व्यक्ति का एक अपना अलग व्यक्तित्व होता है जी, और हर व्यक्ति का एक अपनी अलग पहचान होती है। तो चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो, वो एक अलग व्यक्तित्व है और उसकी एक अलग पहचान है। जी। तो चूंकि आपके पास अनुभव ज़्यादा है, एक पिता के पास
ज़्यादा जो है उसने दुनिया देखी है, समय बिताया है, तो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिले जुले हैं, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि बालक जब अबोध रहता है तो उसका मार्गदर्शन इस प्रकार से करें कि उसके गलत दिशा में जाने की संभावनाएं न रहें जी। इसी चीज़ को देखते हुए मैं सदैव, और ये क्योंकि भाई पिता से बच्चे आकर्षित होते हैं, पिता से बच्चे प्रभावित होते हैं, पिता से मार्गदर्शन का सदैव आग्रह करते हैं, अपेक्षा करते हैं, जी जी तो उसको पूरा करना पिता का कर्तव्य होता है। जी जी परंतु एक फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड की भूमिका में मैं सदैव अपने को इसलिए देखता हूँ जी क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ को मैं मानता हूँ कि उत्पीड़न करके या किसी को दबाव बनाकर कोई भी कार्य बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, जी या किसी चीज़ से न तो किसी को विकर्षित नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज़ गलत है उसको आप समझाएंगे, और अगर बच्चे का आपके अंदर फेथ है, विश्वास है, तो बच्चा निश्चित रूप से उसको मानेगा। और फेथ और विश्वास बच्चे के अंदर कैसे जनरेट होगा, वो तब इसी प्रकार से उत्पन्न होता है जब आप उसको शुरू से सही दिशा दिखाते आते हैं। जी 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 तो उसी भूमिका को लेते हुए मैं सदैव इनके साथ बढ़ा, और मैं हमेशा यही कहता रहा कि भाई आपका जो भी कर्तव्य है, आप अगर उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको जीवन में सफलता के साथ साथ यश की प्राप्ति होगी। जी 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 और किसी भी पिता के लिए इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है कि उसका बेटा सफल और यशस्वी बने। जी जी भैया, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि भैया जो उत्कर्ष की सफलता है निश्चित रूप से इसमें आपके तपस्या का बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मन। तो आपने कहा कि डॉक्टर साहब ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि खेती उपजे अपने कर्मन। तो मतलब यहाँ पर जो आपका बैलेंस अप्रोच है कि ठीक है हमारी तपस्या रही, हमारा आशीर्वाद रहा है, लेकिन इसमें हमारे पुत्र का खेती उपजे अपने कर्मन, जो खेती उत्पन्न होती है बिना हल चलाए नहीं उत्पन्न होती है, उसमें हल चलाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो इस रूप में आपने बैलेंस करने की कोशिश की कि नहीं, ये जो सफलता है हमारा तो जो योगदान है एक पिता के रूप में है ही, एक पुत्र के रूप में या एक प्रतियोगी के रूप में जो योगदान है, उत्कर्ष का भी योगदान है। और दूसरा, हम अभी जब आपके साथ बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि जब इन्होंने परीक्षा दी और उसके बाद क्वेश्चन पेपर थे, तो आपने क्वेश्चन पेपर तक डिस्कस किया और आपने बताया कि तुम्हें यहाँ पर इस प्रकार से नंबर मिलेंगे और अगली बार निश्चित रूप से इसमें बढ़ेगा। तो ये जो एक केवल पिता की भविष्यवाणी नहीं थी, एक सच्चे जो विश्लेषक की भविष्यवाणी थी और एक सच्चे प्रेरक की भी भविष्यवाणी थी कि नहीं, आपने यहाँ पर इतना गेन किया है और इस बार आप निश्चित रूप से और गेन करेंगे। तो वह भविष्यवाणी सफल हुई, सार्थक हुई। आप किस आधार पर इतना कहते थे? क्या आपने कभी ये संघ लोक सेवा की परीक्षाएं हैं या राज्य लोक सेवा की परीक्षाएं हैं, इनको देखा है या किस प्रकार से आपको ये कैसे आपने एनालाइज किया कि नहीं अगली बार इसका बढ़ेगा, कि केवल एक पिता के रूप में आप इस तरह से बोल रहे हैं? देखिए, मैं स्वयं अपने समय में संघ लोक सेवा की परीक्षाएं दे चुका हूँ और उत्तीर्ण भी कर चुका हूँ। जी अंतिम सफलता तक नहीं पहुँच पाया जी, उसका मुझे कष्ट भी होता था, लेकिन समय आने पर मैं उस चीज़ से मैंने अपने आप को ढाल लिया और मैं समझ गया कि कहाँ मेरी कमियां थी। जी, और मैंने यही हमेशा प्रयास किया कि जो मेरी कमियां थी वो कमियां इनके अंदर ना आने पाए। जी जी जी, क्योंकि बहुत भावनात्मक होकर प्राय मनुष्य अपने जो है नुकसान करता है। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे और भावुक थे और कई चीज़ों पे लगता था कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जब उसको मैच्योर स्टेज से एनालिसिस किया गया तो सब स्पष्टता समझ में आता था कि ये ऐसा इसलिए हुआ। कोई मेरी उससे संघ लोक सेवा की आयोग की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी या कोई मेरे प्रति उनका पूर्वाग्रह नहीं था, परंतु मैंने वो चीजें मैं नहीं दे पाया जो चीजें वहाँ की अपेक्षा थी। जी जी, तो यही चीज मैं इनके अंदर देखता था कि इनके अंदर वो क्षमता है और ये उस चीज को कर सकते हैं, और जो भी इनकी कमियां हैं ये इनको दूर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता इनके चरण को चूमेगी, इनको जो है इनका वरण करेगी। तो इसी आधार पर मैंने जब इनके मार्क्स देखे तो मुझे समझ में आया कि ये एक अच्छी स्थिति में है। पहली बार इन्होंने मेंस लिखा था और उस हिसाब से इनके नंबर काफ़ी अच्छे थे। कुछ अनुभवहीनता के कारण कुछ अंक कम रह गए थे और बहुत ही कहा जाए कि कम अंकों से ही ये रुके थे। तो इसलिए मैंने एनालिसिस किया कि अगर आप बहुत थोड़े थोड़े नंबर हर पेपर में बढ़ेंगे
तो आप उससे काफ़ी आगे चले जाएंगे। जी 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 जी। और ईश्वर की कृपा थी कि वास्तव में वही हुआ। मैं भैया आपने जो कहा उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं संघ लोक सेवा की परीक्षा में गया और अंततः सफल नहीं हो पाया। तो इसमें थोड़ा सा संशोधन ये है कि आप अंततः सफल हो गए उत्कर्ष के रूप में, क्योंकि संतान का अभिप्राय होता है जो सतत रूप से परंपरा को आगे बढ़ाए, संतति। तो इस रूप में जो उत्कर्ष त्रिपाठी हैं यह द्वितीय प्रकाश त्रिपाठी हैं और अद्वितीय उत्कर्ष हैं। तो इस रूप में उन्होंने जो आपका सपना था, जो आपकी पीड़ा थी, वो पीड़ा निश्चित रूप से इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी, इतनी गहन वेदना थी कि वह उत्कर्ष के रूप में मुखरित हुई और इन्होंने सच्चे अर्थ में जो पिता की परंपरा है उस परंपरा को, उस पीड़ा को दूर करके और यहाँ तक की जो यात्रा थी उसको चरितार्थ किया। और निश्चित रूप से आप जैसा पिता इन्हें और निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा और ये निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहेंगे। आप और कुछ कहना चाहेंगे भैया? मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से इन्होंने मेरे बहुत ही, जिसको लॉन्ग चेरिश डिजायर बोलते हैं, उसको इन्होंने पूरा किया। जी, जी। और इस तरीके से मैं अब पिता होने के नाते इनको सदैव आशीर्वाद दूंगा जी। और यही कहूँगा कि ये हमेशा सफलता का चरमोत्कर्ष प्राप्त करें। जी जी, मेरा यही कहना है। और आप जो कि ये गंभीर प्रकृति के हैं, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहाँ भी रहेंगे अपने कार्य को गंभीरता से इसी प्रकार से करेंगे जी, और मेरे सपनों को निश्चित पूरा करेंगे। जी जी। भैया आप यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत दिया, आपने समय दिया यहाँ पे, बहुत बहुत आभार भैया। पिताजी का आशीर्वचन मिलने के पश्चात या कहें कि श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी के आशीर्वचनों से प्रकाशित होने के पश्चात हम लोग और देदीप्यमान हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। तो अब पुनः हम लोग आते हैं उत्कर्ष की, या जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सेवा की यात्रा है, इसके संदर्भ में। उत्कर्ष जी, निश्चित रूप से यात्रा एक दिन की नहीं होती है, इसके लिए एक लंबा पड़ाव होता है, लंबी चाल होती है। तो इस रूप में जो इसका मुख्य बिंदु होता है वह हमारा एजुकेशन होता है और पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। तो सबसे पहले मैं संक्षेप में आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में जानना चाहूँगा और उसके पश्चात फिर आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के रूप में के बारे में। सर, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि यही है कि जैसे कि अभी आपने मेरे पिताजी से बात की जी, तो वो इस समय डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में एज अ मेंबर वर्क कर रहे हैं प्रयागराज में ही। जी जी। मेरी माता हाउसवाइफ हैं और उन्होंने ही मुझको शुरुआत से लेकर एटलीस्ट क्लास 8 तक की पढ़ाई करवाई है। जी जी जी। और मेरी एक छोटी बहन है जो कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में ही बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा है। जी जी। और एग्ज़ाम अब हो गए हैं तो। और मेरी पढ़ाई हुई है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2018 का पास आउट हूँ मैं। जी जी। उससे पहले क्लास 12 तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ्स कॉलेज प्रयागराज से ही हुई है। जी जी। प्रेप से लेके क्लास 12 तक। जी 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 जी। तो मतलब प्रयागराज की भूमि, मुझे याद है कि चूँकि आप प्रयागराज से संबंधित थे तो मैं मॉक इंटरव्यू में एक प्रश्न किया गया था आपसे और भी बताया भी गया था, प्रकृष्टो या ब्रह्मणा प्रकृष्टो या कारणात स्नामा प्रयागराजो अभवत्। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर उत्कृष्ट यज्ञ किया था। तो उत्कृष्ट यज्ञ वह आपकी सफलता के उत्कर्ष प्रसाद के रूप में भी यहाँ पे परिवर्तित हुआ है। तो आप इस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में गए, वहाँ से जुड़े रहे, फिर आपको कब लगा कि नहीं आपको सिविल सेवा में जाना चाहिए, या शुरू से एक रणनीतिक स्थिति के तहत आपने बीटेक किया हुआ था? सर, रणनीतिक तो ऐसा कुछ नहीं था। बीटेक तो ज्वाइन किया था विद द फ्लो की क्लास 11-12 में पीसीएम लिया था, साइंस की पढ़ाई की थी। तो उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए जिसके तहत मुझको एडमिशन मिला। जी जी जी। उसके बाद कॉलेज में ही, कॉलेज के दौरान बीटेक 3rd ईयर में मुझको जब कैरियर चॉइस की स्थिति आई कि क्या चूज़ करना चाहिए, जो कि मेरा एक रुझान था, न्यूज़पेपर वगैरह में शुरुआत से पढ़ता रहता था। पहले स्पोर्ट्स पेज से शुरू किया, स्पोर्ट्स पेज के बाद बाकी पेजेस स्टार्ट किए पढ़ना। तो इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड न्यूज़, उसके अलावा सिविल सर्वेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या वर्क कर रहे हैं, इससे एक इंस्पिरेशन भी मिला और पता चला कि इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। तो उसके बाद सर रुझान ज़्यादा बढ़ा। हाँ, मतलब आपको ये लगा कि ये जो क्षेत्र है
विज्ञान का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप बीटेक के क्षेत्र में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में जाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र को चुनते हैं, तो वहाँ पर आपके पर्सनालिटी का अधिक एक्सप्लोरेशन होगा और आप वहाँ पे और अधिक अच्छा कर पाएंगे। मतलब वो क्षेत्र एक लिमिटेड था जी सर, और यहाँ पर एक आपके लिए एक अनलिमिटेड स्काई है। जी सर, डोमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। जी, तो अब तो आप चयनित हो गए हैं। जी सर, ठीक है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि किस रूप में अपने आप को क्या क्या देख रहे हैं, कैसे करना चाहेंगे। इसी पर अब ये जो चयन की यात्रा रही है, सिलेक्शन की आप जर्नी आप सिलेक्शन रही है, तो इसका जो रूट होता है, 3 चरणों में परीक्षा होती है, प्रिलिमिनरी, मेंस और फिर अंततः इंटरव्यू, और उसके बाद फिर जिस रूप में आप बैठे हैं इस रूप में व्यक्ति स्थापित होता है। तो ये जो स्थापना है आपकी प्रारंभिक परीक्षा से शुरू होती है, तो किस रूप में आपने इसकी तैयारी की, क्या क्या स्टडी मटेरियल रहे और कैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई की, ये मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप जैसे जो हमारे अन्य व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए, वो भी इससे लाभान्वित हों। जी सर, प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है परीक्षा की और मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं लोग। तो ये 2 पेपर होते हैं इसमें, जनरल स्टडीज़ और सीसैट का पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, और दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भले ही मेरिट के लिए केवल पेपर 1 जुड़ रहा है, लेकिन सीसैट के पेपर को क्वालिफाई करना आजकल डे बाय डे कठिन होता जा रहा है, तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि समय डिस्ट्रीब्यूट करके एटलीस्ट कुछ समय सीसैट को देख के पढ़ाई की जाए। और जनरल स्टडीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो उसके लिए करंट अफेयर्स आजकल एक इम्पॉर्टेंट पिलर हो गया है। और उसके अलावा कुछ जो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर के रूप में डिवाइडेड है। जी। तो ये सभी को बेसिक सोर्सेज एनसीईआरटी हो गए जो, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो इनको पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसके साथ ही रिवीजन करना है, और साथ ही एग्जाम से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, जैसा भी सूटेड हो, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, ताकि असेसमेंट हो पाए कि हाँ हम कहाँ पे हैं और हमको क्या एरिया इम्प्रूव करना है। जी, अच्छा उत्कर्ष जी, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में एक नेगेटिव मार्किंग का जो है बहुत वाइटल रोल होता है, और अगर एक प्रकार से कहा जाए तो 2धारी तलवार है। अगर हम नहीं करते हैं तो बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा करते हैं तो बाहर हो जाते हैं। एक संस्कृत में हास्यप्रक मुहावरा प्रचलित है कि खादितव्यम तब मर्तव्यम, ना खादितव्यम तब मर्तव्यम, तब किम तदा किम कर्तव्यम। खाएंगे तो मरेंगे, नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे, तो हम क्या करें कि जिंदा रहें। तो यहाँ पर उसी चीज़ को कह रहे हैं कि अधिक करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो कितना करें, व्हाट शुड बी द बैलेंस अप्रोच टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सर, इसके लिए ही जैसा मैंने अभी बताया कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए, तो इससे ये पता चलता है कि ऑप्टिमम क्वेश्चंस हमारे लिए कितने सही बैठ रहे हैं। हमको 100 में से कितने सवाल करने चाहिए, हमारी एक्यूरेसी लेवल कितना है, प्रेसिशन कितना है, तो इसकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के द्वारा होती है। हालांकि क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के रिपीट नहीं होते असली एग्जामिनेशन में, लेकिन एक असेसमेंट निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग ने नहीं पढ़े हुए हैं, असली एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग ने नहीं पढ़े हुए हैं। तो उसके द्वारा एक ऑप्टिमम अप्रोच बनानी चाहिए कि 100 में से 80 करना है या 90 या 85, और कितने सवाल हमारे उसमें से गलत हो रहे हैं, और ये हमको क्वालिफाई कराने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसके लिए सर यही एक सबसे बेहतर तरीका है। जी जी, निश्चित रूप से हर आदमी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। कहा जाता है कि बात अपने मतलब की आप खुद समझ लेंगे, हम आपको आईना कहाँ कहाँ दिखाएंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप आईना दिखाएं, इस शर्त के साथ, इस कंडीशन के साथ कि हूबहू आपको इसको नहीं फॉलो करना है, यू हैव टू अप्लाई योर ओन अप्रोच। तो आप कितना क्वेश्चन करते थे प्रारंभिक परीक्षा में? सर, करीब 100 में से 90 के लगभग क्वेश्चंस तो मैं करता था, और इतना करना ज़रूरी भी है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं क्वेश्चंस, और जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर किसी का ऑप्टिमम 80 है और वो 90 क्वेश्चंस कर रहा है, मान लीजिए 4 क्वेश्चंस भी सही हुए, 6 गलत भी हुए, तो उसका नेट तो पॉजिटिव ही हुआ। तो इन चीज़ों को असेसमेंट खुद से करना बड़ा ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चंस का एक एजुकेटेड गेस लगाया गया और कितने सही हुए।
जी जी। तो ये प्रैक्टिस के द्वारा ही डेवलप होगा सर। अभी इस बार भी आपने दिया है, और अभी भैया से आशीर्वचन भी मिला था। मैं देख रहा था कि जब आप यहाँ पर बैठे थे तो भैया जो है आपके बाल को ऐसे संवार रहे थे, तो मुझे इतना गर्व की अनुभूति हो रही थी, लग रहा था कि ये वही व्यक्तित्व है जो न केवल बाल को संवार रहा है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व को संवार रहा है। तो ये जो संवारने का क्रम था ये निश्चित रूप से भी जारी है, और अभी IRS से आपको IS की यात्रा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग जाना जाता है, और इस बार भी आपने प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा किया है, उसको आप ऑप्ट करेंगे। और मेरी ऑलमाइटी से प्रार्थना है, प्रे है कि अगला इंटरव्यू पुनः इसी परिवार में होगा और आप प्रॉपर IS के रूप में यहाँ पर इंटरव्यू देंगे। तो इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा, और उसमें एलिमिनेशन का प्रोसेस जो पहले चला करता था, इस बार लगभग समाप्ति की ओर था। तो इस बार की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है और किस प्रकार से आपने किया था, क्योंकि तमाम लोग हैं जो इसमें मेंस के संदर्भ में सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं जी। सर इसमें यही रहता है कि जैसे इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ कि पहले आते थे 5 स्टेटमेंट अगर हैं जी जी, तो उसमें ऑप्शंस रहते थे कि 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3, 1 2 3। लेकिन इस बार क्या किया कि इन लोगों ने 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो अब एलिमिनेट करने की का स्कोप बहुत कम हो गया है। तो इसके चलते फिर जैसा कि मैंने कहा अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से चांस ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का चांस भी बढ़ेगा। जी जी, तो ये एक स्ट्रेटजी है। तो इसलिए थोड़ा रिजिड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी भी तरह का आ सकता है असली एग्जाम में। जी जी जी, तो उसके लिए मेंटली थोड़ा तो प्रिपेयर रहना ही चाहिए, और जैसा भी आए क्वेश्चन उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डेवलप चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति को डायनेमिक होना चाहिए। जैसी परिस्थितियां हैं, जिससे कहा जाता है कि जैसे देखे देश की रीत वैसे उठावे अपन भीड़। तो मतलब जैसे क्वेश्चन का नेचर देखें उसी प्रकार से अपनी कलम उठाएं और उसी प्रकार से करें। बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रारंभिक परीक्षा के आप एक चतुर खिलाड़ी हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि जिस धोनी आपको पसंद है, तो उसी प्रकार से आप छक्का लगाते आ रहे हैं, मतलब कभी भी आप कैच नहीं हुए। तो अब दूसरा चरण आता है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा की जो तैयारियां रही हैं वह थोड़ा और विस्तृत होती है, मुझे लगता है वो कंडेंस होती हैं और सघन होती हैं, और उसमें आपकी अप्रोच, या ये कहा जाए कि जो मुख्य परीक्षा के पेपर्स होते हैं, उत्तर पुस्तिकाएँ होती हैं, वो आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण होता है। ठीक है, मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी इन रिटन फॉर्म। तो आप इसकी जो तैयारियां रही हैं, इसके जो डायमेंशंस रहे हैं पेपर वाइज बताएं, जिससे अगर लोग वहाँ पर दिल्ली में नहीं भी जा पाते हैं तो उत्कर्ष के माध्यम से वो कहें कि उत्कर्ष भैया ने बताया था और मैंने उसी को फॉलो किया और आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। जी सर, मेंस के लिए टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, हिंदी और एक इंग्लिश और एक मदर टंग का। जी जी, तो उसकी तो बेसिक तैयारी है। मेन 7 पेपर होते हैं। पहला एसए का पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल के 2 पेपर, तो कुल मिला के 7 पेपर मेरिट के लिए काउंट होते हैं। जी जी, तो एसए की पेपर से अगर शुरुआत की जाए तो एसए के टॉपिक्स जैसे कि आजकल आ रहे हैं फिलोसफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं, तो जी जी जी, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि उन टॉपिक्स को ब्रेक डाउन किया जाए और डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सप्लोर किया जाए, जी जी, जिससे कि इससे यूनिडायमेंशनल ना लगे और हर एस्पेक्ट कवर हो जाए उसमें, ना सिर्फ सोसाइटी कवर हो बल्कि पॉलिटिक्स भी कवर हो जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर हो जाए, जी जी, और रियल एग्जांपल्स हों जिससे कि इससे नेचुरल लगे, ऑर्गेनिक लगे। तो इसके लिए एग्जांपल्स वगैरह जहाँ से भी मिल सके वो सब यूज़ करने चाहिए। जी जी, और उसके अलावा एक नेचुरल लैंग्वेज रखनी चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो या हिंदी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं। जी जी जी, फिर जनरल स्टडीज़ 1 में जैसे कि मेन टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, तो उसका अपना जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी प्रिपेयर्ड रहता है, उसी को रिवाइज करना चाहिए वहाँ से, जी जी, जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से। और सोसाइटी के लिए थोड़ा नोट्स वगैरह बना लेने चाहिए, जैसे NCERT की बुक पढ़ के एक बार लिख लिया, जी जी, और कुछ जो भी एग्जाम्पल वगैरह हैं। फिर जनरल स्टडीज़ 2 में भी यही अप्रोच रहेगी। उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी किताब में नहीं मिलेगा, तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू कवर होगा। जनरल स्टडीज़ 3 का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, इकोनॉमी से लेके एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सब में जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उसको टॉपिक वाइज एक प्रिपरेशन बेसिक लेवल की ज़रूरी है उसमें, और उसको सर्च करके जहाँ से भी हो सके पढ़ना चाहिए। कुछ
तो इकोनॉमी का जो बेसिक सोर्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वही रेफर करना चाहिए। फिर एथिक्स का पेपर है जो कि बहुत ज़रूरी है, जनरल स्टडीज़ 4। इसमें भी वही चीज़ है कि ऐसा सिलेबस है इसका कि कोई स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं इसकी। जो आप डेवलप कर रहे हैं एज अ पर्सन वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो कीवर्ड दिए हुए हैं सिलेबस में उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वर्ड मतलब इसका मतलब क्या है और इसको हम कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्पल वगैरह के थ्रू। तो यही अप्रोच होगी और केस स्टडी में भी इसका यूज़ होगा कि केस स्टडी है तो कैसे उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इसमें जो पेपर 4 का ही पहला पार्ट है जिसमें इंटीग्रिटी से लेके कंपैशन, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज़ करना है। और फिर तो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय है जिसका जैसा भी है तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उत्कर्ष की सफलता हमारे प्रज्ञा प्रवाह परिवार की भी सफलता है और मैं निश्चित रूप से अपनी इस सफलता को प्रज्ञा प्रवाह परिवार की सफलता के रूप में देख रहा हूँ। और यह इस परिवार के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है कि अभी तक के जो हमारे इंटरव्यूज रहे हैं उसमें SDM, डिप्टी SP और इस प्रकार से प्रज्ञा परिवार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। अप्रत्यक्षता जो प्रज्ञा परिवार के ऐसे हैं, फिलासफिकल ऐसे जो उनसे लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लाभान्वित होते रहे हैं। तो इस रूप में जो ये प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, अभी आपने फिलासफिकल एसेज की बात की थी, और किस रूप में आपको लगता है कि यह प्रतियोगियों के लिए उपादेय हो सकता है? सर, प्रज्ञा प्रवाह चैनल को जितना मैंने फॉलो किया मैंने ये देखा कि इसमें फिलॉसफी और जो मूलभूत बातें हैं इसको लेके डिस्कशन सर ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन वीडियोस को पॉज कर करके धीरे धीरे समझा जाए कि क्या सर कहना चाह रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। जैसे एक बार में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें दिमाग में इंटरनलाइज ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिलोसफिकल एसेज, एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स, और जिसका फिलोसफी ऑप्शनल है या संस्कृत ऑप्शनल है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जी 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 ठीक है। उसके बाद फिर अगला चरण आता है। पिछले वर्ष भी आपने साक्षात्कार दिया था और साक्षात्कार के समय ही आपसे संपर्क हुआ, उसके बाद आप प्रज्ञा प्रवाह परिवार से जुड़े, प्रज्ञा प्रवाह चैनल से जुड़े। तो जो साक्षात्कार का आपका अनुभव रहा है, साक्षात्कार की तैयारियां किस रूप में करनी चाहिए उसके संदर्भ में स्पष्ट करें। सर, साक्षात्कार के लिए 3-4 मेन पिलर्स होते हैं जिसको कवर करना होता है। जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जी जी। फिर अपना जो होम स्टेट और होम सिटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह इसके बारे में प्रिपरेशन होनी चाहिए। करंट अफेयर्स तीसरा पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट। डैप में ही हॉबीज़ जो मेंशन है वो चौथा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो ऑप्शनल विषय है हम लोगों का उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्या करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो इंटेंजिबल पोर्शन है इसका वो है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए बातचीत करने की, कि फॉर्मल वे में हम लोग एक्सप्रेस कर पाएँ अपने आप को बिना डरे, और एक नेचुरलनेस जो है वो मेंटेन भी रहे। जी जी। ये है सर टोटल इसकी प्रिपरेशन। जी ठीक है। तो साक्षात्कार आपका हुआ, किनके बोर्ड में साक्षात्कार था इस बार संघ लोक सेवा आयोग का? सर, ऑनरेबल प्रीति सूदन मैम के बोर्ड में साक्षात्कार था। क्या साक्षात्कार के कुछ ऐसे बिंदु हैं जो काफ़ी प्रभावी रहे हैं और जिन्हें लगा है कि आपको काफ़ी उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ा हो, या कुछ ऐसा पॉइंट्स आया हो जिसमें लगा हो कि नहीं पूरा बोर्ड जो है खुश हो गया? सर, कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी तो वही थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगा था, बाकी तो फिर नॉर्मल अच्छे से बात की। और जैसा कुछ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आप शेयर करिए यहाँ पे, जिससे आप सबकी जिज्ञासा होती है। अगर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं है वो भी कहते हैं अरे भैया IAS में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह इसमें इंटरव्यू लिया जाता है। सर, वो तो ज़्यादातर यही हुआ कि जो हमने रिप्लाई दिया उससे ही उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा। जी जी। तो पूरे इंटरव्यू में लगभग 60% तो यही हुआ। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा कि आपका सर्विस प्रेफरेंस IFS पहला क्यों नहीं है जबकि आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके रिप्लाई में भी लगा कि हाँ, पैनल मेंबर्स खुश हुए। जैसा कि इसमें रिप्लाई में मैंने कहा कि सर, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे काम करने पर है और भारत के अंदर रहकर काम करने के लिए है। तो ये था। उसके अलावा सर ने पूछा था कि सर्विस हम लोग को कैसे एलोकेट करनी चाहिए, रैंडमली एलोकेट करनी चाहिए या फिर मेरिट के बेसिस पे जैसे चल रही है।
तो सर मैंने कहा कि सर इतनी कठिन परीक्षा है, इसका लिए इतना परिश्रम किया जाता है, तो सर इसके बाद एक चॉइस तो बच्चों को देनी चाहिए कि भाई आप क्या चूज करना चाह रहे हैं अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। ये सब सर कुछ क्वेश्चन। ये निश्चित रूप से बहुत ही लॉजिकल आंसर था आपका। और जो आपकी पर्सनालिटी है, पहले भी आपको याद होगा कि जब हमारे द्वारा मार्क इंटरव्यू लिया गया था तो उसमें क्या रिमार्क्स दिए गए थे? अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं, आप कहेंगे तो आपके मुंह से ज़्यादा सही रहेगा। सर बहुत पॉजिटिव ही रिमार्क्स थे, इनकरेजमेंट काफ़ी मिला था उससे। एक तो ये बताया गया आपके द्वारा सर कि आपका अप्रोच एकदम सही है, बस आपको कुछ जगह जो प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, स्पेसिफिक फैक्ट्स को प्रिपेयर करना है, और उसके अलावा जैसा कि आप बोल रहे हैं वो सब सही है, हैंड मूवमेंट थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ये सब चीज़ें सर थी जो कि मैंने इम्प्लीमेंट भी की। जी 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 जी। तो उत्कर्ष जी, उस समय मैंने घोषणा की थी कि निश्चित रूप से जो आपका नंबर रहेगा वो आपका जो पर्सनालिटी है वो 70% से ऊपर की पर्सनालिटी है। और संघ लोक सेवा आयोग में 250 में उत्कर्ष जी ने 190 अंक हासिल किए हैं। तो निश्चित रूप से यह बताता है कि जो उत्कर्ष का व्यक्तित्व है वो बिल्कुल जो प्रशासनिक दक्षता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी है, उसके कारण है। और यह नंबर प्रॉपर आईएएस का नंबर है। उन्होंने जो पूरा बोर्ड है उस बोर्ड ने आपको प्रॉपर आईएएस के रूप में देखा है। तो बस वही चीज़ जो हमने आपको साक्षात्कार के संदर्भ में कही थी, वही चीज़ पुनः कह रहा हूँ कि जो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड ऑफ पेपर्स ना, पेपर फर्स्ट, पेपर आप इस बार दुर्योग से एक पेपर में, पेपर थर्ड में आपको मात्र 70 मार्क्स मिले हैं। और निश्चित रूप से अगर ये मार्क्स 100 के आसपास होते हैं जैसे कि अन्य पेपर्स मिले हैं, फोर्थ पेपर में भी आपकी अप्रोच अच्छी है, 114 या 100 इसी के आसपास होता, 114 नंबर इतना मैं याद कर पा रहा हूँ। तो ये बताता है कि नहीं, आप पे जो प्रॉपर आईएएस की क्षमता है वो है। हम एक बहुत बड़ा फिलासफर हुआ है अरिस्टोटल, हैव यू हर्ड? तो वो कहता है कि everyone has potentiality and he must change into actuality। मतलब हमारे अंदर संभावना है तो उसको साकार करना चाहिए। इसी चीज़ को बाल गंगाधर तिलक कहते थे, और ही ऊंचे रूप में कहते थे, उसको बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जोड़ कर कहते थे। वो कहते थे कि आप दुनिया का कोई भी पाप कर लो, हत्या कर लो, चोरी कर लो, जितनी भी चीज़ें हैं कर लो, लेकिन ये सारे पाप कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पाप हैं सब सामाजिक पाप हैं। जो प्रतिभा के साथ आपने पाप किया है यह ईश्वरीय प्रदत्त है, इट हैज़ बीन गिफ्टेड बाई ऑलमाइटी एंड व्हाट आर यू डूइंग। जब वहाँ जाएंगे तो पूछेंगे मैं तुमको कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा बना के नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजा था। और मनुष्य का मतलब क्या होता है? प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्या कर्म लक्षणा। जो देवताओं का होता है प्रकाशित होना उनका लक्षण होता है। पितृदेव बैठे हुए हैं प्रकाशन त्रिपाठी, देवतुल्य हैं। तो लेकिन मनुष्य का क्या है? मनुष्या कर्म लक्षणा। मनुष्य का मतलब क्या होता है? कर्म ही उसका लक्षण है। और कर्म के द्वारा वह निरंतर, जैसे आपका नाम है, निरंतर चरे बेती चलते हुए उत्कर्ष की ओर प्राप्त करे ना। तो इस रूप में यहाँ पर जहाँ पर दिक्कतें हैं, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, नियति का भी खेल होता है, लेकिन फिर भी जैसे अभी भैया कह रहे थे कि खेती उपजे अपने कर्म, तो हमें हल चलाना ही पड़ेगा। भले ही रथ भगवान कृष्ण हाँक रहे हो, लेकिन अर्जुन को गांडीव चलाना पड़ेगा, अर्जुन को तूड़ी लेना पड़ेगा, अर्जुन को चोट खानी पड़ेगी। बिना चोट खाए चीज़ें हासिल नहीं होने वाली हैं। और आप लगभग वहाँ पे पहुँच गए हो, जो सामान्य रूप से कहा जाता है हाथी निकल गई, केवल पूंछ अटकी हुई है, और आप इस प्रतिष्ठित सेवा में यहाँ पर 336 तक पहुँचे हो। तो निश्चित रूप से 36 इधर उधर जा सकता है, 3 आ सकता है ना। जो 36 का आंकड़ा उधर दूर होगा, और इस रूप में जो त्रिदेव की संकल्पना है वह साकार होगी। और आप यहाँ पर आए हो, इस जो हमारी खुद की एनर्जी है, जो हमारा पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिल रही हैं, निश्चित रूप से इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगली बार जब उत्कर्ष यहाँ पर बैठेगा तो एक प्रॉपर आईएएस के रूप में बैठेगा, और आपको अपनी उस संकल्पना को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करना है। यहाँ पर केवल यहाँ पर बैठने से साक्षात्कार मात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक संकल्प भी है कि नहीं,
बिल्कुल अपने आप को ऑलमाइटी के परमात्मा के समक्ष रख करके ये प्रॉमिस करिए कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना संपूर्ण प्रयास करूँगा। और जो हमारा उपनिषद का सारभूत तत्व है, जो मानव के लिए वास्तव में मनुष्यता की पहचान यही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधक, उठो, ठीक है, जागो और क्या प्राप्त करो, वरान। वरान मान जो सब श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ है, तो अभी सर्वश्रेष्ठ आपको प्राप्त करना है। उसके बाद अभी जब हम चर्चा कर रहे थे, भैया ने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर भी आप एक अपने गंभीर व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा चीज़ों को और स्पष्ट करेंगे और भारी बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे और दृढ़ बनाएंगे। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है, सितारा जहाँ जाएगा वहीं रोशन करेगा। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, उत्कर्ष जहाँ जाएगा वहीं उत्कर्ष स्थापित करेगा। खुद अपने समाज को, अपने राष्ट्र को निरंतर उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। उत्कर्ष आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत बधाई। और पुनः यहाँ पर आइए, लेकिन और उत्कर्ष के साथ में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।